बगावत पर। के हवाले से बड़ी खबर है, लोकसभा स्पीकर ने ममता गुट से मांगी है जानकारी। ईमेल करके ममता से उनका पक्ष पूछा गया है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के विलय फॉर्मूले को लेकर लोकसभा सचिवालय विचार कर रहा है, यानी अगले 5 से 7 दिनों में प्रक्रिया पूरी होगी। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के अध्यक्ष बनी काकोली घोष। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ने चुनाव आयोग को दी जानकारी। कोलकाता से खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने दाखिल की याचिका। भवानीपुर सीट हार को ममता ने किया चैलेंज। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बंगाल की बात करेंगे। बंगाल में एक ऐसी राजनीति देखने को मिल रही है दोस्तों, जो किसी भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए रिसर्च का विषय है दोस्तों। देखते ही देखते एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल अनजान गलियों में पड़ी थी, जिसका नाम लेवा भी कोई नहीं था, वो अचानक से देश की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार हो गई है। एक ऐसी पार्टी जिसकी गरज पूरे देश तक महसूस की जा सकती थी, अचानक से वो एकदम शून्य पर, मतलब अर्श से फर्श पर पहुंच गई है। आज बंगाल की कहानी में कुछ बड़ा विशेष है दोस्तों। विशेष ये है कि ममता बनर्जी की एक सहेली, जिसे ममता बनर्जी ने लगातार पीछे रखा, अपने भतीजे की वजह से अपनी सबसे बड़ी सहेली को, जो 5 दशक से भी ज्यादा के राजनीतिक यात्रा की सहयोगी रही है, उसको कुचलने का प्रयास किया। और आज देखिए समय ऐसा पलटा दोस्तों कि उनकी वही सहेली पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है। और ममता बनर्जी से न केवल राजपाट छिन गया है दोस्तों, बल्कि कतरा कतरा, मतलब अगर जिले में भी पार्टी का कोई वजूद है ना, तो वो भी छीनने को, मतलब आप समझिए कि वो छिन रहा है। और ये कौन कर रहा है, ये भी मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। आखिर मेन कहानी क्या है, यहीं से शुरू करता हूं दोस्तों। पहले आप इस रिपोर्ट को पढ़िए, क्या लिखा है। बागी सांसद काकोली घोष बनी एनसीपीआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी संस्थापक को कैसे मिली विलय की जानकारी। अब ये काकोली घोष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है दोस्तों। मैं जरा काकोली घोष के बारे में बताना चाहता हूं। ये लगभग 5 दशक पुरानी कहानी है दोस्तों। 1970 के दशक में जब ममता बनर्जी की राजनीति शुरू हुई थी, उसी समय काकोली घोष की राजनीति शुरू हुई थी दोस्तों। दोनों अलग अलग कॉलेज में थी। जैसे काकोली घोष के बारे में बताऊं, काकोली घोष ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से 1984 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। काकोली का राजनीतिक करियर दोस्तों मेडिकल कॉलेज में इसी पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ और कांग्रेस की छात्र राजनीति से शुरू हुई। लेकिन उसी समय ममता बनर्जी की राजनीति की बात करूं दोस्तों, तो वो कोलकाता के जोगमाया कॉलेज में छात्र परिषद के बैनर तले छात्र राजनीति में तेजी से उभरी। और 1998 में, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी से लड़ते हुए जब ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई, तो काकोली घोष उनके साथ जुड़ गई। और दोस्तों याद रखिएगा, 2009 के बाद जब उन्होंने अपना पहला चुनाव बारासात लोकसभा सीट से जीता, उसके बाद लगातार चुनाव जीतती गई और उनको चीफ व्हिप बनाया था। लेकिन जैसे ही पार्टी हारी, तुरंत ममता बनर्जी ने इतने पुरानी साथी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। और तभी से काकोली घोष का गुस्सा एकदम से फट पड़ा। अब आप कहानी को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जिस सहेली ने आपका हर क्षण साथ दिया, जब उसको आप दरकिनार करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। ताजा खबर यही है दोस्तों कि काकोली घोष को नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। और यह आज नहीं बनाया, यह बनाया गया दोस्तों 31 मई को। आप सोचिए, और पार्टी की ओर से 15 जून को यह जानकारी दी गई निर्वाचन आयोग को कि ये जो 20 सांसद हैं, उसने अपना विलय कर दिया है। यानी काकोली घोष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। ये सारा पीछे चल रहा था। ऐसा नहीं कि जो बातें कह रहे हैं ना, जैसे अभी शिवसेना की बातें चल रही हैं दोस्तों, लोग कह रहे हैं नहीं ये तो बस कहने सुनने की बात है, ये कहानियां कुछ नहीं है। पीछे गेम होता है, पीछे कहानी चलती है।
और जिस शिवलिंग कुंडू की बात हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने आपको दोस्तों कल भी दिखाया था कि शिवलिंग कुंडू ने यह साफ साफ कहा था कि 28 मई को ही मैंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद काकोली घोष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बहुत सोच समझकर इस राजनीतिक पारी को तैयार किया गया। उसके बाद जब सारी चीजें हो गई तब यह ओम बिरला के पास पहुंचे और तब जाकर के विलय की जानकारी दी। और अभी लेटेस्ट खबर यह भी है दोस्तों कि जो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी है, इसके सांसदों की संख्या बढ़कर 22 हो सकती है। अभी तो 20 की बात हो रही थी ना, लीजिए 2 और सांसद बढ़ने वाले हैं और ये 22 सांसद मिलकर के एनडीए सरकार का समर्थन करेंगे। हां, ये बात सच है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा साथ है दोस्तों। अब देखिए ना, जब भी ये नेता दिल्ली आए तो कौन मिल रहे थे? भाई खुद बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, निशिकांत दुबे, आप जानते हैं बड़े वोकल रहते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं दोस्तों। ये सारे लोग मिलकर के लगातार काम कर रहे थे। और आप देखिए, एक सांसद की जानकारी देता हूं, इनका नाम है रचना बनर्जी। ये दोस्तों कल ही पहुंची है दिल्ली, अभी तक दिल्ली से बाहर थी, विदेश में थी। जैसे ही दिल्ली पहुंची, उन्होंने देश लौटने के बाद फौरन भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की। इसके बाद दोनों केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, निशिकांत दुबे ने रचना बनर्जी का अपने घर में स्वागत किया। उसके बाद खुद गाड़ी चला करके निशिकांत दुबे गाड़ी की फ्रंट सीट पर हैं, ड्राइवर की सीट पर, और बगल में रचना बैठी हुई है, रचना बनर्जी बैठी हुई है। ये एक फिल्म अभिनेत्री भी रही है। और तब ये दोनों भूपेंद्र यादव के पास पहुंचते हैं। तो भैया, भारतीय जनता पार्टी है या नहीं है? ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी है। अरे भाई, ममता बनर्जी भाजपा को ही खत्म करने चली थी, तो भाजपा कैसे छोड़ दे जब इनके सांसद इन्हीं से भड़के हुए हैं। और उसके बाद रचना बनर्जी दोस्तों सीधे लोकसभा सचिवालय पहुंची। वहां लोकसभा के महासचिव के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के अपना पक्ष रखा कि जो ये बागी सांसद हैं उनके साथ मैं भी खड़ी हूं। ये बताने गई थी, हस्ताक्षर देने गई थी कि ये जो मेरा नाम दिया गया मैं भी उसमें शामिल हूं। और उसके बाद रचना बनर्जी ने दोस्तों काफी बयानबाजी भी की, मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखा। ये आप देखिए, ये पीटीआई का है, मैं आपको बयान सुना नहीं सकता दोस्तों, मैं पढ़ देता हूं, मैंने लिख लिया है। ये कहती हैं, मुझे ऐसा लगा कि अगर सेंट्रल पावर में है और सेंट्रल स्टेट में भी रूल करें तो काम करना बहुत आसान होगा। पिछले 15 सालों में हम लोगों को दिखाई नहीं दिया जो पब्लिक चाहती थी काम करने के लिए, उसमें सेंट्रल का साथ होना बड़ा जरूरी है। और एक जगह वो कहती हैं कि हम लोगों को साथ ऐसा लगा कि दीदी के साथ रहते हुए कई जगह काम में रुकावट किया गया था, हम काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी वो लगातार काम कर रहे हैं। और इसके बाद वो कहती है कि इसीलिए उन्होंने बागी सांसदों के साथ जाने का फैसला किया और एनडीए का साथ देने का फैसला किया। अब आगे की कहानी बताता हूं दोस्तों। भाई, बागी सांसदों ने तो दे दिया, इन लोगों ने तो विलय की जानकारी दे दी। फैसला करना है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब को, और ओम बिरला कोई हड़बड़ी में नहीं है, वो इस पर कानूनी जानकारी ले रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, तथ्यों की समीक्षा करेंगे। और इसके लिए बाकायदा स्पीकर दफ्तर ने ममता बनर्जी के गुट को एक ईमेल भेजा है, उसकी राय मांगी है। भाई, मानसून सत्र के पहले फैसला करना है दोस्तों, लेकिन यह अच्छी बात है कि भाई दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, और यह होना ही है। और ये जो हो रहा है वही होगा भी, जो दिख रहा है वही होगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर ये नहीं भी करें तो भी वही होगा, क्योंकि उनमें 28 में से 20 सांसद तो इधर बैठे हुए हैं, कौन रोक लेगा। अच्छा दोस्तों, इसी मुद्दे पर स्पीकर ने 15 जून को यानी परसों दोपहर 2 बजे अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को एक ईमेल भेजा और कहा कि 4 बजे तक आप आइए, मतलब मेल भेजा और कहा 2 घंटे में ही आप आइए मिलने के लिए।
अब ये तो मुझे भी संभव नहीं लग रहा था, हालांकि किया गया। और इसके बाद जब वो आए नहीं, क्योंकि वो तो ईडी की पूछताछ में शामिल थे, उसके बाद स्पीकर कार्यालय ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद को फोन किया, उनसे संपर्क किया कि भाई एक ईमेल भेजा गया है, अभिषेक बनर्जी को आना है। अब कीर्ति आजाद ने यह कहा कि आप नया समय दीजिए, नई तारीख दीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो पूछताछ में शामिल है। तो इसका मतलब है वहां भी खेल चल रहा है दोस्तों। अब ये तो लोकसभा के सांसदों की बात हुई। अब जरा आप विधानसभा का आइए। विधानसभा जैसे यहां काकोली घोष उनकी सहेली खेल कर रही हैं दोस्तों, उसी तरीके से विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी ये शांत नहीं है। ये एकनाथ शिंदे से भी 4 कदम आगे निकल गए। एकनाथ शिंदे ने दोस्तों विधानसभा में सारे विधायकों को अपने साथ मिला लिया। यहां ऋतव्रत बनर्जी तो कई कदम आगे निकल चुके हैं। वो इससे संतुष्ट नहीं है। वो हर जिले में जहां पर भी चुनाव होता है स्थानीय स्तर पे, उन सभी पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जब ये लोग साथ में गए थे विधानसभा में स्पीकर से मिलने, तो ये कहा था ना कि हमारे साथ 58 विधायक साथ हैं। लेकिन देखिए कैसे विधायकों की संख्या बढ़ रही है। भाई कोलकाता पोर्ट से जो विधायक हैं फिरहाद हाकिम, जो कोलकाता के मेयर हैं, उन्होंने भी ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात कर ली। आप सोचिए, ममता के इतने खासम खास, जिसको जीवन भर सबसे बड़ा पद दिया, सबसे बड़ा रुतबा दिया, अगर वो भी ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं दोस्तों, तो कोई ना कोई तो बड़ी बात होगी, कुछ तो होगा। आज ऋतव्रत बनर्जी ममता बनर्जी के पास कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। 80 विधायक हैं, 58 लोगों के हस्ताक्षर दिए थे दोस्तों। आज की परिस्थिति यह है कि 80 में से 67 से 68 बागी विधायक हो चुके हैं जो ममता बनर्जी को छोड़ने को तैयार हैं। और आज के दिन की परिस्थिति यह है दोस्तों कि नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जिला परिषद हो, यहां तक कि जितने जिले के अध्यक्ष हैं वो भी ममता बनर्जी को छोड़ करके ऋतव्रत बनर्जी के पाले में जा रहे हैं। यह परिस्थिति बंगाल की हुई है। और मैं आपको जब बंगाल की ही बात बता रहा हूं दोस्तों, तो ममता बनर्जी की एक और कहानी बताता हूं। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई। वो हार मानने को तैयार नहीं है, वो किसी भी कीमत। वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी। वो विधानसभा चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देखिए वो एक कदम और आगे बढ़ गई है। भवानीपुर में जो नतीजे आए हैं दोस्तों चुनाव के, उसको चैलेंज करने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंच गई। और 16 जून की दोपहर यानी कल दोपहर में दोस्तों अचानक से कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई और उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के नतीजे को चुनौती दी है। क्या मांग की है ममता बनर्जी ने, वो भी सुनिए। चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए, वोटों की पुनर्गणना की जाए और बाकी राहत भी दी जाए। ममता बनर्जी के साथ कौन कौन थे, नाम सुनिए। सांसद डेरेक ओब्रायन, डोला सेठ, कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी से पूछा गया भाई ममता क्यों आई है, तो उन्होंने कहा कि याचिका की पुष्टि करने के लिए आई थी। मैं जरा आपको उनका कोट अनकोट पढ़ के बताता हूं। ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट आई। वो शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली अपनी चुनाव याचिका की पुष्टि करने के लिए आई थी, क्योंकि चुनाव ठीक से नहीं हुआ था। 12 राउंड के बाद उनके चुनाव एजेंट और उन्हें पीटा गया और बाहर निकाल दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, वह 2021 में नंदीग्राम चुनाव के आरओ थे। उन्हें फिर से 2026 में आरओ के तौर पर लाया गया है। अब ये सारी चीजें तो क्या कहा जाए, जितना इल्जाम लगाना है लगा लीजिए। भाई आप तो मुख्यमंत्री थे, आपका तो जलवा था, आप तो तब भी डरा रही थी, यही सच बात है। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अगर चुनाव नतीजा कुछ और होता तो पता नहीं आप क्या करते, ये तो कहा है ना। लेकिन मैं जरा इस पे ही आपको अपडेट कर देता हूं। जैसे ही अभी भवानीपुर में हारी है ना दोस्तों, वैसे ही नंदीग्राम में भी हारी थी 2021 में। इन्होंने उस समय भी हाई कोर्ट में चुनावी याचिका दायर की थी। अब तक वो मामला कोर्ट में लंबित है। तो भैया जब 2021 का कोर्ट में लंबित है तो 2026 में क्या होगा?
लेकिन कोई बात नहीं, परसेप्शन के लिए ये भी अच्छा है। आप चुनाव में हार चुकी हैं, आप जाइए, लड़ते रहिए। लेकिन बंगाल की एक और कहानी आपके सामने रख देता हूं दोस्तों, जहांगीर खान की कहानी। आपने तो कई सारी तस्वीरें देखी होंगी ना, पुष्पा, जो सिंघम अजय पाल को चुनौती दे रहा था कि मैं भी पुष्पा, मुझे फ्लावर ना समझना, यही सब कहा था ना। अब देखिए इसमें एक और नई कहानी आ गई है दोस्तों। फाल्ता में जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम, भारी संख्या में लोग जहांगीर खान की पत्नी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर लिया। मैं इनको लग रहा था कि जजों को घेर लिया तो ये क्या चीज है, लेकिन ये भूल गए कि ये तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये तो भाजपा की सरकार है। और उसके बाद वहां पर इतनी लाठियां भांजी दोस्तों, इतनी लाठियां, सारे 2 सेकंड के भीतर एकदम गायब हो गए। जरा मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए बड़े ध्यान से। ये वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज ड्रामा है दोस्तों, आप समझिए। जहांगीर खान की पत्नी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर लिया था, जुलूस की शक्ल में आए थे, ये मांग कर रहे थे, जबरन छुड़ाना चाहते। यही बंगाल पुलिस अब पुष्पा के अवतार में है, यही सिंघम है। आप पुलिस वालों को डरा नहीं सकते। 2 बार डंडे चले दोस्तों, सारे भाग गए। और भागे कैसे, जरा वो भी आपको मैं ऑडियो विजुअल भी दिखा देता हूं। मतलब इतनी दहशत पैदा हो गई कि जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो बगल में एक नदी थी, सारे नदी में कूद गए और तैर करके भागते हुए दिखे। जरा आपको उसका हिस्सा दिखाता हूं, देख लीजिए। वैसे दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि फाल्ता में जिस तरीके से जहांगीर खान को बंगाल की पुलिस लगातार घुमा रही है, परेड करा रही है, वो बड़ा जरूरी है स्थानीय लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए कि कोई भी डॉन नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। बंगाल पुलिस के शिकंजे में ही पूरी कानून व्यवस्था है। ये बताने के लिए दोस्तों मैं जरा आपको विजुअल दिखाता हूं। 15 जून की ये परेड है। 4 घंटे तक जहांगीर को पुलिस ने सड़कों में घुमाया। वो हाथ जोड़े हुए, कान पकड़ करके लोगों से माफी मांगता हुआ दिखा, हाथ जोड़ करके और कान पकड़ करके 4 घंटे तक। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उसके कमर में रस्सी बंधी है क्योंकि ये भगोड़ा भी है। ये चुनाव लड़ रहा था, भूले तो नहीं है ना। कोई सोच नहीं सकता दोस्तों कितने कम समय में बंगाल पुलिस का ये रूप दिखेगा और ये सारे बड़े बड़े गुंडे सड़क पर ऐसे ही घूमते हुए दिखेंगे। ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। तो जब ये जहांगीर खान का हाल है, अभिषेक बनर्जी का भी बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं दोस्तों। कल सीआईडी के सामने पेशी हुई और सीआईडी के सामने जो पेशी हुई दोस्तों, वो जाली हस्ताक्षर के मामले में बड़ा हीरोगिरी कर रहे थे। ऐसा फंसे हैं कि लगातार पूछताछ चल रही है। और कल तो सीआईडी, परसों ईडी, परसों भी 11 घंटे तक पूछताछ चली है दोस्तों। आप समझिए सुबह 11 बजे से पहले ही ईडी कार्यालय पहुंच गए और रात 10:15 बजे अभिषेक बनर्जी ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। मतलब जो चाय नाश्ते का समय होता है, खाने का समय होता है ना, बस उतना ही मौका मिला। बाकी दिन भर पूछताछ होती रही। सुबह 11 बजे पहुंचे और रात को 10:15 बजे बाहर निकले हैं। तो दोस्तों बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। उस पर नजर बनाए रखिए, कुछ ना कुछ तो आपको नई चीजें समझ में आएंगी। और ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारत की राजनीति के लिए भी एक नया रिसर्च का विषय भी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।